गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। न्यू लाइट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर फिजिक्स का ये ऑल इंडिया नीट टेस्ट जो कि टेस्ट नंबर 6 है उसका डिस्कशन होने जा रहा है। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। और सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसे आप सभी लोग को मालूम है कि सिंह सर का एक उद्देश्य है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको है। तो इसी के तहत ये टेस्ट हो रहा है। फिजिक्स का डिस्कशन स्टार्ट होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है हीट गिवन टू ए सिस्टम इज ए 35 जूल। ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। हीट गिवन क्वेश्चन में दे रखा है। तो हीट गिवन टू अ सिस्टम, जब हीट किसी सिस्टम को दिया जाता है तो इसको प्लस में लिखेंगे और कितना दिया है 35 जूल। एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन बाय द सिस्टम जिसको हम लोग W बोलेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव में है 15 जूल। क्वेश्चन में हमको बताना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू का वैल्यू पूछा गया है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डब्लू। ठीक है, क्वेश्चन में डेल्टा यू का वैल्यू निकालना है तो डेल्टा क्यू माइनस डब्लू हो जाएगा। डेल्टा क्यू का वैल्यू क्वेश्चन में प्लस का 35 और डब्लू का वैल्यू प्लस का 15, तो ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 जूल इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट में सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली द सेम एज विच लॉ फ्रॉम द फिजिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड ऑन है, आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, अगला करते हैं। इन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस उनको बोलते हैं जब किसी सिस्टम में हीट ना तो अंदर आए सिस्टम में, ना तो सिस्टम से बाहर हीट जाए, यानी हीट एक्सचेंज का वैल्यू, हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू अगर जीरो है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या जीरो होगा तो चेंज इन हीट हो जीरो होगा, हीट एक्सचेंज की वैल्यू जीरो होगा, यानी क्यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा, डेल्टा क्यू का वैल्यू जीरो होना चाहिए। चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विन विच डायरेक्शन डज हीट एनर्जी ऑलवेज मूव स्पॉन्टेनियसली। हीट का डायरेक्शन, हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र किधर से किधर होता है। तो आपको मालूम है हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है। तो चेक करते हैं। फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, लो से नहीं, हाई से लो की ओर। लो काइनेटिक एनर्जी टू हाई, तो हाई काइनेटिक एनर्जी टू लो। फ्रॉम ऑब्जेक्ट आर हायर मास टू ऑब्जेक्ट ऑफ लोअर मास, तो ये गलत है। पहला इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो फोर्थ का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल के लिए बोला जा रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज हाफ, वन कैन से दैट। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी उसकी जीरो हो जाएगी। आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा यू यहाँ पर जीरो होता है। क्वेश्चन में बोला गया वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज हाफ, वॉल्यूम अगर आधा हो रहा है तो बताना है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, तो पहला गलत हो गया, जीरो होना चाहिए। वर्क डन द गैस इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, तो इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, ये दोनों तो गलत हो गया। वर्क डन का फार्मूला देखते हैं। अगर वॉल्यूम आधा कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज हाफ, तो वर्क डन क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर क्या लिखोगे, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्लू, और डेल्टा यू का वैल्यू जीरो हो गया। वर्क डन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा क्यू के। अब क्वेश्चन में वर्क डन बाय द गैस इज ए पॉजिटिव, तो डब्लू की वैल्यू, डब्लू बराबर यहाँ पर हो गया डेल्टा क्यू। ठीक है, वॉल्यूम जो है आधा हो रहा है, तो अगर वॉल्यूम यहाँ पर हाफ हो रहा है इसका मतलब वर्क डन ऑन द गैस होगा, वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वर्क डन बाई द गैस इज क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये निगेटिव आएगा, यानी ये जो वर्क डन होगा ऑन द गैस होगा, वर्क डन ऑन द गैस, ये आंसर सही होगा। ठीक है ना, यहाँ पर वर्क डन निगेटिव होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, ये तो वॉल्यूम कम हो रहा है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन बाई द गैस, और अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन ऑन द गैस। वर्क डन बाई द गैस को पॉजिटिव बोलते हैं, वर्क डन ऑन द गैस को निगेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव वर्क डन होगा क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो इसका मतलब यहाँ पर वर्क डन
ऑन द गैस है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन बाय द गैस होगा, ठीक है ना। तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, when 1 gram of water at 0 degree centigrade and 1 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर इज कन्वर्टेड इनटू आइस ऑफ वॉल्यूम इतना दे रखा है, एक्सटर्नल वर्क डन। तो एक्सटर्नल वर्क डन बाहर से कर रहा है, यानी कि वर्क डन ऑन द गैस होगा, या मतलब बाहर से अगर वर्क होगा तो नेगेटिव वर्क डन होगा। तो पहले तो नेगेटिव वाला आंसर इसमें देख लो कौन सा होगा, तो थर्ड या फोर्थ में होगा। वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन नेगेटिव में आएगा, चलो माइनस साइन लगाएंगे, और किसके बराबर होगा, P इंटू डेल्टा वी के, P इंटू डेल्टा वी, या इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस P फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये वर्क डन का फार्मूला होता है। प्रेशर क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 1 इंटू 10 की पावर 5, तो माइनस में 1 इंटू 10 की पावर 5। फाइनल यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे कितना हो गया, 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका वॉल्यूम कितना हो गया 1.091, और सेंटीमीटर क्यूब मीटर है, ये सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे, तो 10 की पावर -2 का क्यूब करेंगे तो 10 का पावर -6 मीटर क्यूब हो जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, इनिशियल वॉल्यूम देखो ध्यान से, यहाँ पर मास दिया है 1 ग्राम और वॉल्यूम बराबर होता है, मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो यहाँ पर हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1 ग्राम, डेंसिटी की वैल्यू वाटर के लिए होता है 1, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 1, और ये वैल्यू आएगी 1 ग्राम पर, है ना, मास हो गया ग्राम और डेंसिटी हो गई यहाँ पर सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। वॉल्यूम को यहाँ पर 1 लिखेंगे, मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 10 का पावर -6। चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये 0.01 हो गया, तो माइनस का 0.091, 10 की पावर -6 कॉमन लेंगे, और यहाँ प्लस का 5 है तो 10 की पावर -1 रह जाएगा, तो 0.009 आ जाएगा, तो नेगेटिव में आएगा 0.0091। राइट आंसर इसका थर्ड होगा, ठीक है। चलो अगला करते हैं, ये वैल्यू क्वेश्चन नंबर 7, द फार्मूला ऑफ वर्क डन W बराबर nRT, तो आपको मालूम है W बराबर हम लोग पढ़ते हैं P इंटू डेल्टा वी, ठीक है ना। P इंटू डेल्टा वी को हम लोग लिख सकते हैं NR डेल्टा T, तो P इंटू डेल्टा वी ये सभी, यानी कि जब प्रेशर कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट हो, प्रेशर, तो एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर ऑल सिस्टम, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए नहीं होता। आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर ओनली आइडियल गैस, आइसोथर्मल नहीं होगा। आइसोबारिक प्रोसेस फॉर ऑल सिस्टम और आइसोबारिक प्रोसेस फॉर आइडियल गैसेस सिस्टम, तो आइसोबारिक आइडियल गैस सिस्टम के लिए होगा, ठीक है ना। तो NRT जो होगा वो आइडियल गैस सिस्टम के लिए होगा, तो 7 का क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। करेक्ट वैल्यू ऑफ R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो PV बराबर होता है NRT, R की हमको यहाँ पर यूनिट बतानी है, तो R बराबर हो गया PV अपान NT, P हो गया यहाँ पर प्रेशर, V हो गया वॉल्यूम, तो P इंटू V हो गया वर्क डन, तो ये वैल्यू हमारी हो गई यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना। और जूल में ये वैल्यू हमारी आती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। अच्छा, अगर जूल को हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखें, ये एनर्जी को अगर हम लोग कैलोरी में लिखें तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन ये वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लो वैल्यू कैसे आते हैं, 0.083 ये वैल्यू आती है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, तो ये वैल्यू यहाँ पर आती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन ये ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ये गलत क्यों है, यहाँ पर ग्राम नहीं होना चाहिए, यहाँ मोल होना चाहिए, तो ये गलत है। 8.3 कैलोरी नहीं, यहाँ पर जूल होना चाहिए, यहाँ पर ग्राम नहीं होना चाहिए, यहाँ मोल होना चाहिए, तो पहला ही आंसर सही होगा।
चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ड्यूरिंग द एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल ऑफ गैस द इंटरनल एनर्जी वाज फाउंड टू बी हैव डिक्रीज बाय 100 जूल। द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस। एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, 2 मोल दिया है क्वेश्चन में, इंटरनल एनर्जी यहाँ पर वैल्यू दे रखा है। चलो तो वर्क डन निकालते हैं। एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू का वैल्यू 0 होता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डब्लू। ये वाला वैल्यू जो 0 हो गया। वर्क डन निकालना है तो वर्क डन बराबर हो गया माइनस का डेल्टा यू। यू को हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर यू की वैल्यू क्या हो रही है, इंटरनल एनर्जी वाज फाउंड टू बी हैव डिक्रीजेस बाई 100, तो डेल्टा यू यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है 100, तो ये वैल्यू जो होगी माइनस 100 हो गई, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी में हमें निकालना वर्क डन, तो वर्क डन की वैल्यू माइनस यू के बराबर होगा। एनर्जी डिक्रीज हो रहा है यानी कि ये माइनस 100 है, पहले से माइनस 100 होके प्लस 100 हो गया, तो 9th का 4th ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 9 में जो आंसर आएगा वो 4th आंसर आएगा 100, तो माइनस लगाएंगे और ये डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का 100, तो ये वैल्यू आ जाएगा प्लस का 100, तो प्लस का 100 जूल इसका राइट आंसर होगा। माइनस साइन क्यों यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, यहाँ माइनस क्यों लिख रहे हैं, ये जो 100 है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का मतलब हुआ माइनस, इंक्रीज होता है तो प्लस। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 3 सैंपल ऑफ सेम गैस ए बी सी, 3 गैस है ए बी और सी, हैव इनिशियल इक्वल वॉल्यूम, सभी में वॉल्यूम सेम है, इनिशियल वॉल्यूम सभी का, इसको लिख रहे हैं इनिशियल वॉल्यूम सभी में सेम है। नाउ द वॉल्यूम ऑफ ईच सैंपल इज डबल, इसका वॉल्यूम डबल करेंगे। प्रोसेस इज एडियाबैटिक फॉर ए, आइसोबारिक फॉर बी एंड आइसोथर्मल फॉर सी। फाइनल प्रेशर आर इक्वल फॉर ऑल द सैंपल, द रेशियो ऑफ इनिशियल प्रेशर। चलो इनिशियल प्रेशर यहाँ पर लिखें, इसका इनिशियल प्रेशर पी ए, इसका इनिशियल प्रेशर पी बी और इसका इनिशियल प्रेशर पी सी है। सभी का वॉल्यूम क्या करना है, डबल करना है। फाइनल वॉल्यूम क्वेश्चन में दे रखा है 2V, तो इसको ऐसे लिखेंगे फाइनल वॉल्यूम 2V सभी का सेम कर लो। चलो पहले हम लोग देखेंगे किसके लिए बोला गया है, ए के लिए। ए कैसा है प्रोसेस, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब हुआ PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, तो P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा। पहला वाला हम लोग लगाएंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। इनिशियल प्रेशर निकालना है तो P इनिशियल लिखेंगे, वॉल्यूम जो है इनिशियल है V, P2 जो फाइनल प्रेशर है, फाइनल प्रेशर यहाँ पर फाइनल प्रेशर आर इक्वल, चलो फाइनल प्रेशर इसको P मान लिया, और वॉल्यूम जो है वो हमें डबल करना है तो इसको 2V लिख दिया। तो P इनिशियल का वैल्यू आ गया हमारे पास P, और यहाँ पर पावर गामा है, तो ये P 2V अपान V और इसका पावर गामा हो गया, V से V कट गया, ठीक है ना। तो हमारे पास आया P इंटू 2 और 2 की पावर गामा, गामा की वैल्यू लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर गामा दिया है 3/2, तो 2 का पावर 3/2, इसका मतलब हुआ 2 का पावर 1/2 का मतलब रूट में हो गया, तो ये वैल्यू आ गया √8। √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2P। तो प्रेशर आ गया एडियाबैटिक के लिए, इनिशियल प्रेशर 2√2P के बराबर होगा। चलो B जो है वो आइसोथर्मल है और C जो है नहीं, B जो है वो आइसोबारिक है। आइसोबारिक है तो B का प्रेशर सेम होगा, यानी प्रेशर B का P मान लेंगे। आइसोथर्मल, चलो आइसोथर्मल में हम लोग क्या लगाते हैं, P1 V1 बराबर P2 V2। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इनिशियल प्रेशर हो गया PA और इनिशियल वॉल्यूम V, फाइनल प्रेशर P, फाइनल वॉल्यूम 2V। तो V से V कट गया तो इनिशियल प्रेशर आ गया हमारा 2P के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास बताना है, रेशियो निकालना है क्वेश्चन में। तो एडियाबैटिक का आया 2√2P, आइसोबारिक का आया P और आइसोथर्मल का आया 2P। तो रेशियो में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चलो अब यहाँ पर रेशियो लिखने जा रहे हैं। आइसोबारिक का रेशियो आया 2√2P, इसका कितना आया P और ये वैल्यू आ गया 2P। तो रेशियो में लिखेंगे तो 2√2 रेशियो 1 रेशियो 2। तो कहाँ पर ये ऑप्शन है,
सेकंड ऑप्शन है, तो 10 का सेकंड हो जाएगा। 10 का आंसर जो आ जाएगा वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन द प्रेशर वॉल्यूम, यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम के बीच में यहाँ पर देखो ग्राफ बना हुआ है। आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक पार्ट हमको बताना है। आइसोकोरिक का मतलब होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो। चेक करते हैं कहाँ पर ये वैल्यू है। आइसोकोरिक लाइन वो लाइन जो वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो सी और डी ये लाइन जो है वॉल्यूम लाइन के परपेंडिकुलर है, आइसोकोरिक कहलाएगा, आइसोकोरिक, ठीक ना। सी डी जो है आइसोकोरिक होगा, तो सी डी में एक ही ऑप्शन दिख रहा है। अच्छा, डी सी सी बी, चलो यहाँ पर चेक करते हैं। इसके बाद हमको बताना है आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा, रेक्टेंगल हाइपरबोला बनेगा, ठीक है ना। तो PV ग्राफ रेक्टेंगल हाइपरबोला कहाँ पर है, A से D भी बन सकता है, B से C, तो A से D भी बनेगा, AD भी हो सकता है या BC भी हो सकता है, ठीक है। अभी दो ऑप्शन हो सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये दो में एक देखते हैं। आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट तो AB लाइन है, ये लाइन कैसी है, आइसोबारिक, तो AB लाइन होना चाहिए आइसोबारिक का। तो AB लाइन में कौन सा है, तो हमारे पास तो ये वाला दिख रहा है, A से B, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। C से D, DA और AB, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया आइसोबारिक प्रोसेस है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आइसोबारिक प्रोसेस है। द रेशियो ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, हमको रेशियो निकालना है हीट सप्लाई। तो पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखें, डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्लू। अगर हम पूरी इक्वेशन को डब्लू से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन बनेगा डेल्टा क्यू बाई डब्लू, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। डेल्टा यू अपान डब्लू प्लस डब्लू अपान डब्लू हो गया 1। ये हमारे पास आ गया रेशियो, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया हीट सप्लाइड अपान वर्क डन। अब वैल्यू रखते हैं डेल्टा यू। डेल्टा यू को हम लोग लिखेंगे, चूंकि आइसोबारिक प्रोसेस है, चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा यू की वैल्यू क्या लिखेंगे, एन सी वी डेल्टा टी, ठीक। डब्लू की वैल्यू, डब्लू जो होता है आइसोबारिक प्रोसेस है, P इंटू डेल्टा वी लिख सकते हैं, या एन आर डेल्टा टी लिखेंगे डब्लू को, ठीक है ना। प्लस 1 करेंगे, तो यहाँ से देखो n से n कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, वैल्यू आया सी बी बाई आर प्लस 1, सी बी बाई आर प्लस 1। सी बी की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू होती है आर अपान गामा माइनस 1 इंटू, यहाँ पर आर पहले से है, आर से डिवाइड हो गया प्लस 1, आर से आर कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास गामा के टर्म में वैल्यू आया, यहाँ पर देखो 1 अपान गामा, ये वैल्यू आई हमारे पास 1 अपान गामा माइनस 1 प्लस 1। चलो गामा की वैल्यू यहाँ पर रखें, डायटोमिक गैस है, 7/5 इसका गामा होता है, माइनस 1 करेंगे, यहाँ पर प्लस 1 करेंगे, वैल्यू कितना आ गया 7 माइनस 5 यानी 2/5, 5 ऊपर गया, 5/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7/2। ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है 7/2, तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, डेल्टा क्यू बाई डब्लू, इससे देखो कैसे निकाला जाता है। अगर हम लोग डेल्टा क्यू बाई डब्लू देखेंगे, डेल्टा क्यू हो गया एन सी पी डेल्टा टी, और डब्लू हो गया हमारा एन आर डेल्टा टी। एन से एन कट गया, टी से टी कट गया, सी पी बाई आर, सी पी को हम लोग लिख सकते हैं गामा आर अपान गामा माइनस 1, ठीक है ना। और नीचे आर पहले से है तो आर से आर कट गया, तो गामा अपान गामा माइनस 1, गामा की वैल्यू होती है हम लोग की 7/5 अपान 7/5 माइनस 1, तो ये हो गया 2/5, 5 से 5 कट गया 7/2, ठीक है। दोनों तरीके से लगा सकते हैं, जो आसान लगे उससे लगाइए। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट द रेट ऑफ 100 वाट इफ सिस्टम वर्क एट द रेट ऑफ 75 जूल पर सेकेंड। तो हमें क्वेश्चन बताना एट व्हाट रेट इज द इंटरनल एनर्जी।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिर से यूज करेंगे, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्लू। पूरी इक्वेशन को अगर टी से डिवाइड कर दें तो ये रेट कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये हीट रेट कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी का रेट, और ये वर्क का रेट। क्वेश्चन में यहाँ पर हीट रेट दे रखा है क्वेश्चन में 100 वाट, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 100। डेल्टा यू बाई टी, ये क्वेश्चन में एट वाट रेट, ये इंटरनल एनर्जी का पूछा गया है, डेल्टा यू बाई टी प्लस डब्लू बाई टी, ये क्वेश्चन में 75 जूल है, तो ये वैल्यू हो गया 75। तो डेल्टा यू बाई टी इंटरनल एनर्जी का रेट बताना है, तो 100 माइनस 75 करेंगे, वैल्यू आएगा 25। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 वाट। पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक है कैपिटल एम, और इस पे दो मास यहाँ पर हैंग है, एक हॉरिजॉन्टल में रखा है, दूसरा हैंगिंग है। M1 M2 यहाँ पर मास दे रखा है। क्वेश्चन में हमको बताना है कि यहाँ पर कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है। ये जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू निकालना है। दैट शुड बी अप्लाइड M सो दैट M1 एंड M2 डू नॉट मूव। M1 M2 को मूव नहीं करना है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, यानी यहाँ पर जो टेंशन है वो इसके M1G के बराबर हो जाए, और यहाँ पर जो टेंशन है वो, अब चूंकि यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो इसको एक्सेशन मिलेगा, तो इस पर स्यूडो फोर्स आएगा, और इस वाले पे जो स्यूडो फोर्स आएगा वो पीछे लगेगा, M2A के बराबर लगेगा। तो ब्लॉक नहीं मूव करे तो इसका मतलब हुआ राइट साइड का फोर्स बराबर लेफ्ट साइड का फोर्स, अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स, ये लगा देंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आया T बराबर हो जाएगा M2 इंटू A, और यहाँ से देखो T बराबर M1 इंटू G। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वैल्यू बराबर हो गई, तो यहाँ पर M2A बराबर आ गया हमारे पास M1 इंटू G, A बराबर आ गया हमारे पास M1 अपान M2 इंटू G। फोर्स की वैल्यू निकालना है क्वेश्चन में, फोर्स, तो A बराबर MA होता है, कैपिटल M इंटू A। अब यहाँ पर मास जितने हैं उनको रखना पड़ेगा, तो मास हमारे पास टोटल मास है M1 M2 और M1 M2, ठीक है ना। डिवाइड किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेशन से, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा F का वैल्यू, कैपिटल M प्लस M1 प्लस M2, और A का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, ये इसको यहाँ पर रख देंगे M1 अपान M2 इंटू G। तो राइट आंसर इसमें होगा M1 अपान M2, M1 प्लस M2 प्लस M इंटू G। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा 14 का। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर 5 फोर्स हैं, 1 2 3 4, और एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम, सो दैट मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ईस्ट। तो अगर सारे नेट फोर्स अगर यहाँ पर देखा जाए तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये मिल के कितना एक्सेशन दे रहा है, ये नेट फोर्स बराबर MA, तो ये हमें फोर्स देगा M इंटू A 2 इंटू 4, और डायरेक्शन ईस्ट है, तो अगर इसको हम लोग डायरेक्शन में लिखें नॉर्थ ईस्ट साउथ, तो अगर हम ईस्ट को हम लोग इधर लिखें तो नॉर्थ ऊपर होगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे होगा। ईस्ट को हम लोग आई में लिख सकते हैं, तो इसको आई कैप लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ से बोला गया इफ F1 फोर्स इज रिमूव, अगर M1 यहाँ से हटा दो, F1 हटा दे तो बचेंगे क्या हमारे पास, F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, ये बचा, तो ये MA के बराबर हो जाएगा। M की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 2, और एक्सेशन की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में है 7, और ये डायरेक्शन नॉर्थ हो गई, तो नॉर्थ डायरेक्शन को हम लोग J से लिखेंगे, तो J कैप के बराबर हो गई। अब दोनों इक्वेशन को क्या करें, जोड़ देते हैं, तो F2 कट जाएगा, F3 कट जाएगा, F4 जोड़ नहीं रहे, घटा रहे, तो यहाँ से घटा देते हैं, ठीक है ना। तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये घटाने पे कट गया, तो F1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 यानी 2 इंटू 4 यानी 8I माइनस 14J, ये वैल्यू आ गई, फोर्स की वेक्टर वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में हमको निकालना है, जब अगर F1 अकेले लगे, F1 जब अकेला लगे तो बताना है एक्सेशन क्या होगा। तो F1 का फोर्स किधर है, I और J में, चलो तो हमें बताना है इसका एक्सेशन, तो इसका एक्सेशन जो होगा वो मॉड ऑफ F1 अपान M हो जाएगा। मॉड इसका निकालते हैं, 8I का मॉड, 8I माइनस 14J का, तो अंडर रूट में मॉड आएगा, 8 का 64
और प्लस 14 का 196 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, m का वैल्यू 2। सॉल्व करेंगे तो ये 6 और 4 हो गया 0, 9 और 6 15, 16 आ गया और 2 260, रूट 260 बाई 2। अच्छा, रूट 256 होता है हमारा, रूट 256 हमारा होता है 16 का, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू लगभग हमारी जो वैल्यू आएगी 8 के करीब आएगा। आंसर जो आएगा वो लगभग 8 के नियर अबाउट आंसर आएगा। अब 8 के नियर अबाउट, ये तो 16 है तो नहीं होगा, 260 रूट 260 नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। रूट 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लगभग 8 पॉइंट के करीब लिख सकते हैं, 8 अटाई, ये 64 के अंडर रूट में है ना, तो लगभग 8 से ये वैल्यू मैच करेगी। सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर एक स्प्रिंग है और इसके साथ एक स्ट्रिंग बंधा हुआ है, और अगर क्वेश्चन में बोला गया कि अगर इसको कट कर दें, स्ट्रिंग को कट कर दें, तो ब्लॉक कैसे गिरेंगे, किस एक्सेशन से गिरेंगे। तो पहले तो हम सब पे फोर्स बना लें। बी पे जो फोर्स लगेगा वो m इंटू जी के बराबर, ए पे जो लगेगा नीचे की ओर 2mg के बराबर, स्ट्रिंग है तो यहाँ पर टेंशन लगेगा T के बराबर, और ये स्प्रिंग से बंधा हुआ तो स्प्रिंग पे जो फोर्स आएगा वो 3mg के बराबर आएगा। जैसे ही स्ट्रिंग कट करेंगे तो यहाँ पहले बी वाले के लिए इक्वेशन लिखेंगे। बी के लिए हम लोग इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, तो mg माइनस टी बराबर m इंटू ए, ठीक है। टेंशन 0 हो जाएगा स्ट्रिंग कट करेंगे तो mg बराबर क्या आ जाएगा, m इंटू ए, m से m कैंसिल हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना है जो नीचे सबसे ब्लॉक होगा, अगर वो कट कर देंगे वहां पर स्ट्रिंग, तो वो ब्लॉक फ्री फॉल होके गिरेगा, यानी जी से गिरेगा, ठीक है ना, बी वाला जी से गिरेगा। चलो ऊपर वाली इक्वेशन को देखें। जैसे ही स्ट्रिंग को कट करेंगे ये वाला ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा, तो इसकी इक्वेशन बनेगी f माइनस 2mg माइनस का टेंशन बराबर ma, और m का वैल्यू 2m इंटू ए। f की वैल्यू 3mg है तो 3mg माइनस 2mg, टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी बराबर 2ma। 3mg में से 2mg गया तो ये बचा mg बराबर 2ma, m से m कैंसिल हो गया तो a बराबर आ गया g/2। तो यहाँ पर पहले किसका बताना है, a का, तो a का एक्सेशन कितना आ गया, g/2, ये हमारा एक्सेशन a का आया, और b का एक्सेशन g है, तो g/2 और g इसका राइट आंसर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 17, टेंशन इन द स्प्रिंग। तो कोई यहाँ पर जो स्प्रिंग है ये खिंच रही है, तो इस पे दोनों तरफ फोर्स सेम है 5 न्यूटन का, तो यही इसके टेंशन के बराबर होगा। तो स्प्रिंग पे जो टेंशन आएगा वो किसके बराबर होगा, 5 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो 5 न्यूटन यहाँ पर टेंशन लग रहा है स्प्रिंग पे। क्वेश्चन नंबर 18, ए प्लेयर काट ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट अ रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इफ द कैचिंग प्रोसेस बी कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड। फोर्स निकालना है, तो फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम बी फाइनल माइनस बी इनिशियल बाई टी। मास क्वेश्चन में गिवन है 150, इसको किलोग्राम में रखेंगे, 10 की पावर -3 करेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में कितना है 20 डिवाइडेड बाई यहाँ पर टाइम की वैल्यू 0.1। तो ये वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 0.1 यहाँ पर 1 2 3 0 कट जाएगा 10 के, यानी कि 15 इंटू 2 30 आ जाएगा। माइनस साइन इसलिए क्योंकि यहाँ पर फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर लगेगा तो माइनस आएगा, तो 30 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 का आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में एक 40 किलोग्राम का स्लैब है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस है, नो फ्रिक्शन बिटवीन स्लैब एंड ब्लॉक। पहले इस पे ध्यान दें, तो अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, इस पे फोर्स इस वाले पे लगेगा तो यही ब्लॉक आगे जाएगा, तो इस पे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, इस पे एक्सेशन बताना है कितना होगा। तो ए बराबर होता है m इंटू ए, फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, मास है 10, एक्सेशन निकालना है, तो ए बराबर आ गया 100/10, आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर होगा।
अगर फ्रिक्शन होता तो फिर क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व करते। तो हम लोग यहाँ पर फ्रिक्शन चेक करते कि ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, और अगर चलता तो हम लोग फिर इक्वेशन फ्रिक्शन इसमें पीछे की ओर लगता, तब इक्वेशन हम लोग 100 माइनस फ्रिक्शन फोर्स बराबर m इंटू ए लगाते, तब इस तरह निकाला जाता है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन नहीं है तो ए बराबर एम ए सीधा सीधा लगा देते हैं। A given object takes n time as much time to slide down a 45 rough incline as it take to slide down a perfectly smooth। देखो अगर ये मान लो दो इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा है, ये स्मूथ है, यहाँ से ये क्या हो रहा है, स्लाइड डाउन हो रहा है u बराबर 0 से, और एक रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, एंगल वही इंक्लाइनेशन एंगल थीटा, और रफ सरफेस पे अगर ब्लॉक u बराबर 0 से स्लाइड हो रहा है, तो अगर इसमें टाइम t1 लग रहा है और इसका टाइम अगर t2 है, तो आपको मालूम है जो रफ सरफेस में टाइम होता है वो ज़्यादा होगा, यानी n टाइम्स होता है t1 के। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपको सीधा सीधा हमको क्वेश्चन में अगर फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना है कोफिशिएंट, तो इक्वेशन होता है 1 माइनस 1 अपान n स्क्वायर इंटू tan थीटा, इससे डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में n का वैल्यू कितना दे रखा है, क्वेश्चन में सीधा सीधा फार्मूला ही पूछ लिया, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 1 माइनस 1 अपान n स्क्वायर, tan यहाँ पर 45 रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में 45 डिग्री यहाँ पर दिया है, तो tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 में बोला गया है कि यहाँ पर एक मंकी है जिसका मास कितना है, 12 किलोग्राम का मंकी है, और यहाँ पर एक बनाना है और बनाने का मास है 16 kg। क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट मैक्सिमम एक्सेशन कैन द मंकी हैव विदाउट लिफ्टिंग द बनाना। मंकी ऐसे चढ़े ऊपर कि ये जो बनाना है ये ऊपर ना उठे, तो बनाना ऊपर ना उठे यानी कि यहाँ पर जो टेंशन लग रहा है वो यहाँ के वेट के बराबर हो जाएगा, 16 g के बराबर हो जाएगा, g की वैल्यू 10 रखेंगे। चलो अब मंकी अगर ऊपर जाएगा तो ध्यान से देखो, ये हो गया 12 g, मंकी ऊपर जा रहा है तो t माइनस 12 g बराबर क्या लिखोगे, एम ए, 12 इंटू ए, और मैक्सिमम एक्सेशन से ऊपर जा रहा है, मंकी कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जा रहा है। टेंशन की वैल्यू किसके बराबर लिखेंगे, 16 इंटू टी, तो ये हो गया 160 टेंशन हो गया, माइनस 12 जी का मतलब हुआ 120, 12 इंटू ए एक्सेशन मैक्सिमम निकालना है, 40/12, ये कितना आ गया 160 माइनस 20, तो ये हो गया 40, अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा मैक्सिमम एक्सेशन का, तो ये लगभग 3.3 के नियर अबाउट आएगा, 3.3। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 21 का जो आंसर आएगा वो हमारा सेकेंड ऑप्शन आ रहा है। चलिए 22 देखते हैं। पेंडुलम ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ट्रेन मूविंग विद एक्सेशन। ये देखो ये जो ट्रेन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ लगाने के लिए स्यूडो फोर्स लगाएंगे, तो स्यूडो फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पे इस साइड में जिसका वैल्यू होगा m इंटू ए, इस पे एक फोर्स नीचे लग रहा है mg के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको अगर एंगल निकालना है tan थीटा का वैल्यू, तो देखो भाई जरा tan थीटा कैसे निकालेंगे, ये ट्रायंगल बनाएंगे, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ये वाला, तो ये वाला फोर्स कितना है एम ए अपान एम जी, एम से एम कैंसिल हो गया, ए बाई जी, तो थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स ए बाई जी, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ए बॉक्स ऑफ वेट 10√3, यहाँ पर एक बॉक्स है 10√3 यहाँ पर दे रखा है, इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0, राइट का फोर्स लेफ्ट हैंड के बराबर, ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर। तो जरा इसको कंपोनेंट करें, यहाँ पर इस लाइन को अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करें तो यहाँ पर ये जो टेंशन है बी पे, ये हो गया टेंशन ए पे, तो बी को अगर कंपोनेंट करके लिखें, अगर ये एंगल 60 है तो इधर का एंगल 60 होगा, और अगर इस पर टेंशन टी है तो इस पर टीवी की वैल्यू आएगी 6, यहाँ पर टेंशन की वैल्यू बी पे आ जाएगा हमारा, टेंशन की वैल्यू निकालना है ओ ए एंड टेंशन, ठीक है। तो ये वाला अगर टेंशन इस पे देखें तो ये हो जाएगा टी कॉस 60, इधर का टेंशन हो जाएगा टी बी कॉस 60। अच्छा इसका एक कंपोनेंट ऊपर की ओर आएगा, वो वैल्यू हो जाएगा टी बी साइन 60,
ठीक है। इधर चलो अब इसको देखें, इक्विलिब्रियम में है, ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर, तो टी बी साइन 60 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 10√3। टी बी की वैल्यू क्वेश्चन में निकालना है तो साइन 60 का वैल्यू यहाँ पर √3/2 रखेंगे इंटू 10√3। √3 से √3 कैंसिल, 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो गया। टी बी का वैल्यू आ गया 20 न्यूटन। टेंशन जो आएगा वो बी में 20 न्यूटन के बराबर आएगा। अच्छा ए पे देखा जाए तो ए पे जो फोर्स लग रहा है उसको टेंशन लग रहा है टी ए, और इधर फोर्स लग रहा है टी बी cos 60। cos 60 का वैल्यू 1 होता है, 1/2 होता है, और टी बी का वैल्यू 20 है, तो cos 60 का वैल्यू यहाँ रख के तो आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन। तो टी ए का वैल्यू आ जाएगा 20 और टी बी का वैल्यू 20, टी ए का वैल्यू 10। तो टेंशन हमें पहले निकालना है क्वेश्चन में ओ ए एंड ओ बी में। ओ ए का मतलब हुआ टी ए, तो टी ए का वैल्यू आया हमारा 10 और वो वैल्यू आया 20। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ फ्रिक्शनलेस टेबल है और क्वेश्चन में एक्सेशन बताना है 5 किलोग्राम इसका। तो एक्सेशन यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्सेशन बराबर, अगर इसको हम लोग M2 मान लें, इसको M1 मान लें। चलो इसको जरा देखो ध्यान से, इस पे क्वेश्चन में यहाँ का टेंशन T और इस पे mg कितना लगेगा 5g। चलो इसका इक्वेशन बनाएंगे, ब्लॉक मान लेते हैं नीचे जा रहा है, ये एक्सेशन से नीचे जा रहा है, इक्वेशन बनाएंगे 5g माइनस टी बराबर एम ए, ऐसे बना लेते हैं 5g माइनस टी बराबर 5a। तो पहला इक्वेशन हो गया। अच्छा यहाँ पर भी टेंशन लगेगा t, तो यहाँ का t का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाँ फ्रिक्शन लेस है सरफेस, हाँ ठीक है, तो फ्रिक्शन लेस यहाँ पर है, तो ये वाला t बराबर क्या लिखोगे m इंटू ए, 4 इंटू ए, तो t की जगह 4a लिखेंगे, तो 5 इंटू जी 50, इसको देखो 5g को क्या लिखेंगे 50 माइनस t की जगह 4a बराबर 5a, ठीक है ना। तो ये आ गया 50 और ये हो गया बराबर हो गया 9a, a बराबर 50/9। तो अगर हम लोग देखें तो ये 5 से थोड़ा वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा, 50/9 आंसर आ जाएगा सेकंड आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 24 तक। चलिए अब 25 करते हैं। 25 क्वेश्चन में बोला गया ए फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट मूविंग ए बॉडी ऑफ मास 100 किलोग्राम ओवर आइस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जस्ट स्टार्ट करना है तो एफ की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अप्लाइड फोर्स कितना है 98 न्यूटन, तो यहाँ पर ये वैल्यू 98 है। कोफिशिएंट अब निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है, तो म्यू इंटू एन लिखेंगे यहाँ पर, बराबर कितना आया 98। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हो गया 98 और एन का वैल्यू mg हो जाएगा, और mg यहाँ पर हम लोग 100 है तो 100 इंटू जी 10 करेंगे, ठीक है ना, या इसको 9.8 लिख दो। तो 9.8 करेंगे तो ये 0 से ये कट गया, तो ये 9.8 और 0 ये हटा दो, ऊपर कट गया, 1/10 आ गया 0.1, तो इसका राइट आंसर होगा 0.1, ठीक है। तो ये था फर्स्ट 125 तक के क्वेश्चन। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। आगे का 26 से 50 आपको सीपी सर कराएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का न्यू लाइट नीट पे। माई सेल्फ सीपी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों नीट 6 का पेपर डिस्कशन जो कि चल रहा है, और इसमें मेरा जिम्मा है 26 से 50 क्वेश्चंस का, ठीक है। स्वागत है आप सभी का न्यू लाइट नीट पे। माई सेल्फ सीपी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी होती है, तो पता बच्चों इसको लिमिटिंग वैल्यू भी बोलते हैं बच्चों। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन देखो, अगर हम बात करें बच्चों, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों तो ये होती है म्यू एस इंटू एन के बराबर। बच्चों इसका मान लिया मास है m, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg,
और इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है कितना बेटा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू, तो पीछे ऊपर की तरफ एन लगेगा बच्चों, एन बराबर एम जी, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा म्यू एम जी के बराबर। अगर मैं ब्लॉक को बच्चों स्लाइड करना है आगे की तरफ, आगे की तरफ अगर स्लाइड करना है तो कम से कम बच्चों हमको आगे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा कितना, म्यू एम जी के बराबर, ठीक है। एफ एक्सटर्नल बच्चों हमको लगाना पड़ेगा म्यू एम जी के बराबर, ठीक है। तो इससे बच्चों इसी वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो बच्चों देखो, क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू, रोलिंग फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता, नॉर्मल अलग है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग है, तो इसका बच्चों फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अ बॉडी स्लाइडिंग ऑन आइस विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों अ बॉडी स्लाइडिंग ऑन आइस विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, तो एक बच्चों बॉडी है वो आइस पे स्लाइड करती है कितनी वेलोसिटी से, 8 मीटर पर सेकेंड से, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो 8 मीटर पर सेकेंड से बॉडी जो है वो स्लाइड करती है, ठीक है। तो बच्चों और बेटा इसकी जो वेलोसिटी है वो है 8 मीटर पर सेकेंड, कम्स रेस्ट एट ट्रेवलिंग डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी कवर करता है बच्चों, डिस्टेंस कवर करता है तुम्हारा 40 मीटर, और फाइनल वेलोसिटी हो जाती है कितनी बेटा, 0 के बराबर। तो पूछा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट वेलोसिटी है बच्चों, तो इसका मास अगर m है तो नीचे की तरफ mg लगेगा बच्चों, और ऊपर की तरफ नॉर्मल, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा बेटा, तो वो कितना होगा म्यू mg के बराबर, ठीक है। और यही एक्सटर्नल फोर्स बच्चों होगा। तो अगर हम बात करें एफ एक्सटर्नल 0 होगा बच्चों, तो पूछा गया फ्रिक्शन फोर्स, तो एम ए बराबर किसके होगा बेटा, दैट इज म्यू एम जी के। तो पूछा क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो एम से एम कैंसिल बच्चों, तो एक्सेलेरेशन है नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर हम बात करें बच्चों दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू इंटू जी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 बच्चों, यू स्क्वायर कितना बेटा 64, 2 a की वैल्यू, और s कितना बेटा 40, तो कितना 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों तो हमारे पास में a कितना है बेटा, a बराबर आएगा माइनस का 8/10, तो a कितना होगा बेटा, तो ये 8 m के बराबर। तो देखो बच्चों ध्यान से, तो म्यू जी इज इक्वल टू 64, तो बच्चों ये a इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, ये म्यू इंटू जी के बराबर आ रहा है, तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 8/100, और ये बेटा 8/100 हो जाएगा, तो आंसर आएगा दैट इज 0.08। तो इसमें बच्चों ना ये ऑप्शन है, ना ये है, ना ये, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 गाइस, a mass is property of object alone where weight is a result from a interaction of two objects, ठीक है। अगर हम बात करें, if the weight is measured from the non-inertial frame, the measurement given as a appropriate weight instead of actual weight। तो बच्चों स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें तो मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑब्जेक्ट एलोन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वेयर सही स्टेटमेंट है, वेयर वेट इज अ रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, तो वेट बच्चों इंटरेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 बच्चों करेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं, इफ वेट इज मेजर्ड फ्रॉम नॉन इनिशियल फ्रेम द मेजरमेंट इज गिवन एपरेंट वेट, बिल्कुल सही बात है, ये भी स्टेटमेंट सही है बच्चों, लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट का कोई रिलेशन नहीं है, तो बच्चों बोथ असर्शन और एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं, तो बच्चों सेकंड ऑप्शन सही है, बोथ एंड असर्शन रीजन आर ट्रू, है ना, करेक्ट, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये बच्चों हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है, तो सेकंड ऑप्शन बच्चों इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 29, न्यूटन सेकेंड लॉ इंडिकेट दैट
ए नेट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट मस्ट बी एक्सेलेरेटेड। तो बच्चों F इज इक्वल टू माइनस का F इज इक्वल टू बेटा dp बाई dt, और F इज इक्वल टू बेटा क्या होता है m इंटू ए। तो बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ठीक। When two or more than forces are applied, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, इट मस्ट बी एक्सीलरेटेड। बिल्कुल गलत बात बच्चों। हो सकता है उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो जीरो आ रहा हो। देखो बच्चों, तो हम मानते हैं एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, इसका मास m है, इसको हमने F4 से इधर खींचा और बच्चों F4 से इधर खींच लिया, तो F नेट कितना है बेटा, है जीरो है। नेट फोर्स जीरो है, दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज बच्चों एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो दोनों इट मस्ट बी एक्सेलेरेशन, तो ये बच्चों फॉल्स है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो बच्चों ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 30 देख लो, एक अच्छा सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30। अ रोप ऑफ मास 6 मीटर। तो बच्चों एक रोप है जिसका लेंथ है बच्चों 6 मीटर, तो मैं बोल देता हूं एक रोप है जिसका लेंथ है बच्चों 6 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, और इस पे मास बच्चों कैपिटल एम मान लेता हूं, और इस पे एक फोर्स लगाते एफ, और इसकी वैल्यू दे रखी है 80 न्यूटन, ठीक। इट अप्लाइड टू वन एंड, फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट बच्चों। तो अगर हम बात करें टोटल मास है तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, खींच रहे होंगे तो कंबाइन एक्सेलेरेशन से जा रही होगी ऑब्जेक्ट आगे की तरफ, तो ये बराबर हो जाएगा F बाई एम। तो यह रहेगा बच्चों 18 बाई एम। और जब भी बच्चों इस तरीके का सवाल आए तो क्या करो, जहां से पूछा जाए, हाफ ऑफ लेंथ से पूछा गया तो 3 मीटर से पूछा गया है, तो ये क्या है 3 मीटर है, और 3 मीटर पे फोर्स लगा देते बेटा 18 न्यूटन का, और इधर की तरफ बच्चों टेंशन, तो इक्वेशन लिख लेते हैं। वो टोटल मास है m, तो इसका आधा मास कितना होगा m/2, तो लिख लेते हैं इक्वेशन। ए एक्सेलरेशन से राइट साइड जा रहा है, तो क्या लिखेंगे बच्चों इक्वेशन लिखेंगे दैट इज 18 माइनस टी बराबर मास ऑफ मूविंग ब्लॉक m/2 और इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आया था बेटा 18/m, तो m से m कैंसिल, ये आ गया 9, तो बच्चों t बराबर आ गया 9 न्यूटन। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे बच्चों, उसको जो भी दे रखा है, जहां से तुम्हें पूछा गया होगा, जहां से टेंशन पूछी होगी मास वाली स्ट्रिंग में या रोप में, तो बच्चों वहीं से उसको ब्रेक कर दोगे। तो हमने इसको वहीं से ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं 9 न्यूटन बच्चों, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट इंजन लिफ्ट रॉकेट फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज हॉट गैसेस। तो बच्चों अगर हम बात करें तो रॉकेट इंजन जो लिफ्ट करता है, मान लेते हैं ये बच्चों रॉकेट है, ये क्या कर रहा है, गैसेस रिजेक्ट कर रहा है, अर्थ के ऊपर फेंक रहा होगा बच्चों, तो ये dm/dt से फेंक रहा होगा, और v वेलोसिटी से अगर रिजेक्ट हो रही होंगी गैसेस तो फोर्स जनरेट होगा ऊपर की तरफ। तो ये बेटा मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है नीचे की तरफ, और फोर्स मिल रहा है इसको ऊपर की तरफ। तो हीट अप द एयर विच लिफ्ट द रॉकेट, बिल्कुल गलत बात है बच्चों। ऐसा नहीं होता है कि एयर हीट हो जाती है जिसकी वजह से रॉकेट लिफ्ट अप हो जाता है, बिल्कुल गलत बात है। पुश अगेंस्ट द अर्थ, ठीक है, हाँ, तो ये कुछ हद तक बात सही है। रिएक्ट अगेंस्ट द रॉकेट एंड पुश इट अप, ठीक है, पुशेस अगेंस्ट द एयर, ठीक है, ये बात गलत है बच्चों। अब इन दोनों स्टेटमेंट पे देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो पुश अगेंस्ट द अर्थ, तो अर्थ के अगेंस्ट पुश करता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। रिएक्ट अगेंस्ट द रॉकेट एंड पुश इट अप, दोनों स्टेटमेंट सही, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट बच्चों थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो नीचे की तरफ पुश करते हैं जिसकी वजह से उसको अपवर्ड फोर्स मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों तो क्वेश्चन नंबर बच्चों दे रखा है, अ पार्टिकल
mass m executing a circular motion, a particle of mass m executing a circular motion ठीक है, इन अ पाथ हुज रेडियस इज r, बच्चों रेडियस दे रखी है r और मोमेंटम इज p, तो फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग। तो Fc की वैल्यू क्या होगी बेटा, दैट इज mv स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, ठीक है, और ये लगेगा Fc mv स्क्वायर बाई आर। और P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, m इंटू वी। तो ऑप्शन देखते हैं ध्यान से, ऑप्शन देखेंगे तो पी एम आर, आर पी, तो बच्चों यहां पर V कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो V की वैल्यू निकालते हैं। तो V बराबर क्या आ जाएगा बेटा, P बाई एम, और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो FC बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज m बाई आर इंटू वी स्क्वायर। तो बच्चों आ जाएगा दैट इज P स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, m से m कैंसिल, तो बच्चों आ जाएगा दैट इज FC इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई m इंटू आर इज अ करेक्ट आंसर। देखो ऑप्शन मैच कराओ, तो P स्क्वायर बाई आर एम, तो बच्चों फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों, ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास m लाइज ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, तो बच्चों अ बॉडी ऑफ मास m लाइज ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मास बच्चों दे रखा है 10 kg, रफ सरफेस है मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी है बच्चों यहाँ पर कोई ना कोई। व्हेन हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड, तो बच्चों F फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सेलेरेशन देता है कितने का, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड व्हेन हॉरिजॉन्टल फोर्स इज डबल, एक्सेलेरेशन 18 हो जाता है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो इसमें फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा, mg नीचे 100g नीचे बच्चों, नॉर्मल ऊपर और फ्रिक्शन पीछे की तरफ, ठीक। तो पूछा क्या है, द कोफिशिएंट फ्रिक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा दैट इज F माइनस का एफ आर बराबर मास ऑफ मूविंग ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है बच्चों, 5, ठीक है। F माइनस एफ आर बराबर, तो F की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज 50 प्लस फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फोर्स है। अब क्या दूसरे केस में क्या बोल रहा बच्चों, ये केस 1 की बात थी, तो केस 2 में बोल रहा अगर फोर्स को मैं डबल कर देता हूं, 2F माइनस एफ आर बराबर मास कितना बेटा 10 है और एक्सेलेरेशन कितना बेटा 18 है। तो अगर हम बात करें दैट इज 2F माइनस का एफ आर बराबर 180, तो यहां से बात करें बच्चों तो 2F बराबर आ जाएगा दैट इज 180 प्लस एफ आर, ठीक है, 180 प्लस एफ आर। तो बच्चों F बराबर क्या आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा दैट इज 180 प्लस एफ आर बाई 2। दोनों F को बच्चों इक्वेट कर दो, दोनों F को इक्वेट कर दो, तो ये बच्चों आ जाएगा दैट इज 50 प्लस एफ आर बराबर बच्चों दैट इज 180 प्लस एफ आर बाई 2। एफ आर मतलब फ्रिक्शन, क्या आ जाएगा 100 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ एफ आर इज इक्वल टू बेटा 180 प्लस एफ आर। तो यहां से बच्चों ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो एफ आर बराबर आ जाएगा बेटा 180 माइनस का 100, तो ये आ जाएगा 80। फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये 2F इधर आएगा बच्चों, ये F बचेगा और इसके बाद में 180 100 घटा देंगे तो एफ आर बराबर 80 आ गया। तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहां से बच्चों 80 आ गई, ठीक। तो फ्रिक्शन की वैल्यू जब 80 आ गई तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी बेटा, म्यू एस इंटू एन के बराबर। तो म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, नॉर्मल, तो नॉर्मल कितना बेटा 100 और इंटू बेटा 80, ठीक है। तो म्यू एस बराबर कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज 0.8, और 0.8 देखो कहां दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में, तो ये सेकंड ऑप्शन में दे रखा है।
एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है बच्चों, तो एफ नेट की डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, अ बॉल ऑफ मास 0 पॉइंट अटैच टू द स्ट्रिंग। तो बच्चों अ बॉल ऑफ मास m तो अटैच टू द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, लेंथ दे रखी बच्चों 1.96 मीटर, इज मूविंग इन हॉरिजेंटल सर्कल, इफ द स्ट्रिंग विल ब्रेक एंड इफ द टेंशन इज मोर देन 25। तो बच्चों टेंशन इधर लगेगा और बाहर की तरफ लगेगा बेटा mv²/r। तो टेंशन कितनी बच्चों 25 न्यूटन से ज्यादा होगी तो ये तोड़ देगा इसको। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, तो बड़ा आसान है बच्चों। तो T बराबर मैक्सिमम टेंशन कितनी है 25 बराबर mv²/r। देख लेते हैं बच्चों, 25 मास कितना बेटा है 0.25 और डिवाइड बाई रेडियस कितनी दे रखी है 1.96 और इनटू बेटा v²। तो ये खत्म, यहाँ पर बेटा नीचे 100 आया, ये खत्म ये खत्म, तो v² बराबर बच्चों आ गया दैट इज 196, तो v बराबर हो गया 14 मीटर पर सेकेंड। तो v बराबर बच्चों 14 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, एफर्टलेसली बच्चों, एफर्टलेसली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 35, तो यहां पर वी हैव टू फाइंड T1/T2। तो मैं आपको सीधे बच्चों निकालना सिखा देता हूं। T1 है तो पहले कॉमन एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं। वी हैव टू फाइंड T1/T2, द रेशियो ऑफ T1/T2। तो कॉमन एक्सेलेरेशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा बच्चों F cos 30 और एक ऊपर की तरफ F sin 30। और F cos 30 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, दैट इज F√3/2। पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा होगा तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज F√3/2 और इंटू मास कितना है 15 और 15 30। तो A बराबर आ जाएगा दैट इज F√3/60। ठीक आ जाएगा। तो अगर हम T1 की बात करें तो इन दोनों मासेस को कंबाइन चला रहा है, तो T1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, T1 बराबर आ जाएगा दैट इज M इंटू ए, मास कितना बेटा है 12 ये और 3 ये 15, और एक्सेलेरेशन कितना बेटा दे रखा है दैट इज F√3/60 बच्चों। अब बच्चों T2 अगर हम बात करें बच्चों, तो T2 बराबर, तो T2 चला रहा था 3 kg के ब्लॉक को, तो M इंटू ए, मास कितना 3 और एक्सेलेरेशन कितना बेटा दैट इज F√3/60। So we have to find the value of T1/T2. So we have to find T1/T2 is equal to 15 into F√3/60 or into beta 60 divided by 3 times of F√3। 60 cancel, F√3 cancel, 3 5 जा 15, तो 5:1। So 5:1 बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, अ हैवी चेन लाइज ऑन, एक हैवी चेन है बच्चों जो नो फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड टेबल। ठीक है, हाफ ऑफ लेंथ इज चैन हैंगिंग, तो आधा है बच्चों, तो मान लेते हैं चैन का मास है m और उसकी लेंथ है l, तो आधा अगर l/2 हैंग है बच्चों, तो मास क्या होगा इसका m/2 और फोर्स कितना लगेगा इंटू g के बराबर।
तो कोई रोकने वाला फोर्स है नहीं बच्चों, इधर कोई पीछे फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या लिखेंगे, दैट इज mg/2 माइनस का 0 बराबर मास ऑफ मूविंग ब्लॉक इनटू एक्सेलेरेशन। ये बच्चों ये एक्सेलेरेशन से इधर जाएगी और ये एक्सेलेरेशन से नीचे की तरफ, तो m से m कैंसिल बच्चों, तो a बराबर आ जाएगा तुम्हारा g/2। ध्यान देना बच्चों, बहुत आसान सवाल था ये भी। फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों, अ मैन वेट इज 880 kg। अच्छा, एक मैन है जिसका जो वेट मतलब 80 kg, ही स्टैंड्स ऑन वेइंग स्केल। ठीक है, तो एक आदमी है जो बच्चों, तो 80 kg है, ठीक है, व्हाट बी द रीडिंग ऑफ स्केल। तो बच्चों वेइंग में 80 kg है, तो 800 न्यूटन आ गया इधर बच्चों, और हमारा फ्रेम जो है बच्चों 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो फ्रेम जब a बराबर 5 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन मूविंग अपवर्ड है, तो सूडो बच्चों किधर लगेगा, डायरेक्शन पलट दो और मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 80 kg था, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 400। तो बच्चों अपरेंट वेट कितना आ जाएगा, दैट इज 8 और 400 कितना बेटा, दैट इज W अपरेंट 800 प्लस 400 बराबर बच्चों 1200 न्यूटन। तो थर्ड ऑप्शन बच्चों, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट करिए। तो 37 का थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 38, क्वेश्चन नंबर 38 अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 है सैंड इज बीइंग ड्रॉप ऑन कन्वेयर बेल्ट। तो बच्चों एक कन्वेयर बेल्ट पे सैंड ड्रॉप करी जाती है, ठीक है, मैं मान लेता हूं ये कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, और इस पे बच्चों क्या कर रहे हैं, सैंड को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये हमारी कन्वेयर बेल्ट है और इस पर रेत गिरा रहे हैं बच्चों, ठीक, तो बराबर ऐसे रेत गिरा रहे होंगे, तो उसकी रेट है दैट इज dm/dt इज इक्वल टू दे रखा बेटा m kg पर सेकेंड, ठीक है। द फोर्स नेसेसरी मूव टू कांस्टेंट, तो v कांस्टेंट है बच्चों, तो एफ नेट 0 होगा, तो कितने फोर्स थे, जितना फोर्स ये कन्वेयर बेल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही होगी, तो F बराबर क्या होगा बच्चों, v dm/dt, तो F बराबर क्या होगा बच्चों, v dm/dt, तो v dm/dt बराबर दे रखा है m, तो कितना होगा, F इज इक्वल टू, इतना ही फोर्स लगा दे तो कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा, F बराबर v mv न्यूटन, सेकेंड ऑप्शन, 2 mv न्यूटन नहीं, तो सेकेंड ऑप्शन 2 mv, mv न्यूटन, mv/2। क्वेश्चन नंबर बच्चों 39, a car of mass 1000 kg is moving on frictionless straight road with a constant velocity। तो बच्चों अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बच्चों दिस इंप्लाइज एक्सेलेरेशन बराबर 0। ये सवाल दुनिया का सबसे आसान सवाल, तो एक्सेलेरेशन बराबर 0 बच्चों, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, तो एक ब्लॉक है बच्चों 6 kg का, तो अगर हम बात करें तो एक ब्लॉक है बच्चों 6 kg का और उस पर फोर्स लग रहा है कितना, 2 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो एक ब्लॉक है 6 kg का, उस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 kg का ब्लॉक है और F1 बराबर कितना बच्चों दे रखा है, 8 i कैप प्लस का 10 j कैप, और बच्चों F2 बराबर दे रखा है 4 i कैप प्लस का 8 j कैप। तो दोनों का सम निकाल लेते हैं, F1 प्लस F2, F नेट निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज 12 i कैप प्लस का 18 j कैप। तो बच्चों A बराबर क्या होता है, F/m, तो वेक्टर फॉर्मेट में दे रखा है बच्चों, आंसर वेक्टर में तो अपन भी वेक्टर में करेंगे। फोर्स कितना है बेटा, दैट इज 12 i कैप प्लस का 18 j कैप बाई बच्चों 6, तो एक्सेलेरेशन बराबर आ गया बच्चों, दैट इज
6 2 जा 2i कैप और प्लस का 3j कैप, ये आ गया वेक्टर बच्चों, 2i कैप प्लस 3j कैप, फोर्थ ऑप्शन। 10 सवाल और बचे हैं बच्चों। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड सरफेस इज 0.75 एंड 0.5, ठीक है। फोर्स अप्लाइड बॉडी टू मूव जस्ट स्लाइड, एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी विल बी, ठीक है। द फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी टू मेक इट जस्ट स्लाइड, एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी विल बी, ठीक है। तो जस्ट स्लाइड है, एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी नहीं, ठीक है। जस्ट स्लाइड कर रहा है तो बच्चों लिमिटिंग केस होगा, तो लिमिटिंग केस होगा तो देखो बच्चों ध्यान से, तो अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा ब्लॉक होगा, मान लेते हैं बच्चों ब्लॉक है जिसका मास है m, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा बेटा mg और पीछे की तरफ लगेगा दैट इज fr, वो लगेगा μs इंटू एन के बराबर, ऊपर की तरफ नॉर्मल और जस्ट स्लाइड कर रहा बच्चों तो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगा। एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगा, तो एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, दैट इज म्यू mg के बराबर, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन मेक्स एंगल, तो जस्ट स्लाइड बॉडी विल बी, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है तो म्यू इंटू जी होता है बच्चों, ठीक है। तो ए बराबर क्या होगा, दैट इज एफ बराबर होगा दैट इज म्यू एस एम जी और बराबर बेटा एम इंटू ए, तो एम से एम कैंसिल बच्चों, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, दैट इज ए बराबर हो जाएगा बच्चों म्यू इंटू जी, तो ए बराबर म्यू इंटू जी, तो ए बराबर बच्चों म्यू इंटू जी, तो म्यू कितना बेटा 0.75 इंटू बेटा जी, ठीक है, 0.75 इंटू जी। तो अगर हम बात करें बेटा तो हमारे पास में जो आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 41 बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। तो जब चलेगी बच्चों, जब चलेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, तो दैट इज एफ माइनस एफ के बराबर एम इंटू ए, क्या ये बात क्लियर बच्चों, तो ए बराबर आ जाएगा दैट इज एफ माइनस एफ के बाई एम, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों तो हमें दे रखा है दैट इज म्यू एस कितना दे रखा है 0.75 और म्यू के दे रखा है बेटा 0.5, क्या ये बात क्लियर है बच्चों। तो एफ जब चलेगा, जब जस्ट स्टार्ट होगा तो बच्चों कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज म्यू एस एम जी के बराबर, और जब रुकेगा, जब मतलब चल रहा होगा काइनेटिक में होगा तो बच्चों दैट इज म्यू के एम जी बाई एम, तो एम से एम बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज म्यू एस इंटू जी, तो म्यू एस इंटू जी मतलब कितना बेटा 0.75, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना 0.75 इंटू जी और माइनस का बेटा दैट इज 0.5 इंटू जी। तो अगर हम बात करें बच्चों तो आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, दैट इज जी बाई 4, the magnitude of slope of adiabatic is always greater than isothermal। तो बच्चों अगर हम बात करें आइसोथर्मल का स्लोप होता है dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस का p बाई v, और एडियाबेटिक का होता है बच्चों dp बाई dv
इज इक्वल टू माइनस का गामा पी बाई वी। तो अगर हम बात करें बच्चों तो डी पी बाई डी वी ऑफ एडियाबेटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन dp बाई dv ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43, वर्क डन तो दे रखा है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं बेटा 0.1 मोल। ठीक है, और टेम्परेचर दे रखा है बेटा दैट इज 27 और प्लस का 273, तो कितना हो जाएगा बेटा दैट इज मेरे ख्याल से 300 केल्विन। ठीक है, 27 तो डबल एट कांस्टेंट प्रेशर, तो बच्चों दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है बच्चों तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो बच्चों अगर वॉल्यूम को वर्क डन 0.1 मोल में दे रखा हुआ है तो बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस पे तो वॉल्यूम इज डबल, तो वॉल्यूम अगर डबल करेंगे टेम्परेचर भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो T1 बराबर दे रखा था बेटा दैट इज 300 केल्विन और T2 बराबर दे रखा होगा 600 केल्विन। बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा बच्चों, P डेल्टा V के बराबर। तो वर्क डन के कितने फॉर्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV इज इक्वल टू बेटा P डेल्टा V और बच्चों NR डेल्टा T। नंबर ऑफ मोल कितने बेटा दे रखे हैं 0.1 और कैलोरी में दे रखा है तो 2 और डेल्टा T बेटा कितना हो जाएगा 600 माइनस का 300। तो बच्चों 0.1 इंटू 2 और इंटू बेटा 300। ठीक है, तो 300 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बेटा दैट इज 60 कैलोरी। तो 60 कैलोरी के हिसाब से अगर हम बात करें बच्चों तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 43, 44, अ मोनोएटॉमिक गैस एट 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक गैस है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा बेटा उसका 3, कंप्रेस एडियाबेटिकली टू वॉल्यूम 1/8 ऑफ, तो बच्चों कंप्रेस करते हैं V से लेके जाते हैं दैट इज V/8। ठीक है, द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन कितना होगा बच्चों, तो अगर हम बात करें एडियाबेटिकली तो बच्चों अगर हम बात करें दैट इज PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट और T इंटू V की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। बच्चों तो TV की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, तो यहां से अगर हम बात करें बच्चों T1 V1 गामा -1 बराबर बच्चों T2 V2 गामा -1। तो वी हैव टू फाइंड बच्चों टेम्परेचर, तो T2 बराबर क्या आ जाएगा दैट इज T1 इंटू बेटा V1/V2 और बच्चों गामा -1। तो T2 बराबर T1 कितना है बच्चों दैट इज 273 प्लस का 18। ठीक है, V1 कितना बेटा V था और बाद में हो गया V/8 गामा -1। तो गामा बराबर क्या होगा बेटा 1 + 2/f, f 3 है बच्चों, तो गामा बराबर हो जाएगा बेटा 5/3, 3 × 5 5/3। तो गामा की वैल्यू कितनी है बच्चों 5/3, तो 5/3 - 1 तो ये हो जाएगा 8 11 तो 9 291 और V से V कैंसिल बच्चों, ये हो जाएगा कितना 2/3, तो 2 की पावर 3 इंटू बेटा 2/3
तो बच्चों 291 इंटू 4 और ये कितना आ रहा है, तो यहाँ से बच्चों 8 3 11 और 7 8 3 11 7 2 9 2 291, तो 291 इंटू बेटा 2 का स्क्वायर 4 करेंगे तो आंसर आएगा दैट इज 2 का स्क्वायर 4। तो आंसर मैच कराते हैं बच्चों, क्या आ रहा है 4। 1164। तो बच्चों इसमें आंसर क्या, अच्छा ठीक है, सेल्सियस में आंसर दे रखा हुआ है। तो बच्चों 1164 माइनस का 273, इसे बोलते हैं बच्चों सिली मिस्टेक। तो 11 16, तो बच्चों ऑब्वियसली कितना आ जाएगा 891। तो इसमें बच्चों ध्यान देना, इसमें आंसर सारे सेल्सियस में दे रखे हुए हैं। एक अच्छा सवाल है चकमा देने के लिए बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। तो प्रोसेस बच्चों ए से बी है, ठीक। तो बच्चों ए से बी और इसके बाद में बच्चों बी से सी, ठीक है। तो अगर हम ए से बी बात करें बच्चों तो टी कांस्टेंट है, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। टी कांस्टेंट है बच्चों, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो बच्चों प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होगा, तो वर्क डन आएगा बच्चों नेगेटिव, और जो वर्क डन आएगा वही चेंज इंटरनल, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज इंटरनल जीरो होगा, तो डेल्टा क्यू भी बच्चों नेगेटिव होगा। क्या ये बात क्लियर है? बी से सी की अगर हम बात करें बच्चों तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो पी वी इज इक्वल टू बेटा एन आर टी, तो प्रेशर तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और अगर हम बात करें बच्चों तो टेम्परेचर हमारा क्या कर रहा है, घट रहा है, तो वॉल्यूम भी घट रहा होगा, तो कंप्रेशन हो रहा होगा, तो नेगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। और वर्क डन नेगेटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव होगी। तो टोटल अगर हम बात करें तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, गलत बात बच्चों। ऑन द प्रोसेस ए बी हीट इज इजेक्टेड, ठीक है। द प्रोसेस in the process AB, internal energy of the system, internal energy of the system, internal energy of the system, the process AB heat ejected by the system। तो बच्चों हीट इजेक्टेड, डेल्टा क्यू निगेटिव है तो हीट इजेक्टेड बाय सिस्टम। इन द प्रोसेस इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, डिक्रीज कर रही है बच्चों, द प्रोसेस इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, बीसी इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। तो दोनों बच्चों इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों 46 देख लो अच्छे से। फॉर एन आइडियल गैस इन एबव, ठीक है, इंटरनल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वर्क डन बाय द सिस्टम, हीट एडेड टू द सिस्टम। तो बच्चों देख लेते हैं, तो पीवी ग्राफ है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लेते हैं, दैट इज W बराबर हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो बच्चों P नॉट प्लस का 2P नॉट और इनटू बेटा 2V नॉट माइनस का V नॉट, तो हाफ ऑफ ये हो जाएगा बेटा 3P नॉट प्लस का V नॉट, तो बच्चों हो जाएगा 1.5 P नॉट V नॉट। तो 1.5 P नॉट V नॉट है बच्चों, तो पॉजिटिव है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, गलत बात है बच्चों। इंटरनल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, तो 46 नंबर में देखो बच्चों ऑप्शन जरा मैच कराओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ। तो वर्क डन पॉजिटिव है बच्चों, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। तो बच्चों वर्क डन अगर पॉजिटिव है
तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम, सिस्टम को हीट दी जा रही होगी बच्चों, तो डेल्टा यू और डब्ल्यू दोनों ही पॉजिटिव होंगे बच्चों, ठीक है। इंटरनल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट बच्चों, है ना। वर्क डन ऑन द सिस्टम, और ये बच्चों थर्ड है, हीट इज एडेड टू द सिस्टम, हीट इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, तो रिमूव फ्रॉम द सिस्टम नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 47, तो एक साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है, पीटी ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व सोन वीटी, तो पीटी से बच्चों वीटी बनाना है। तो अगर हम बात करें बच्चों ए से बी, तो देख लेते हैं ए से बी की अगर हम बात करें बच्चों, तो पीटी से हमें बनाना बच्चों, तो ये अगर हम बात करें तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V कांस्टेंट है बच्चों, तो V कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें बच्चों, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो हमें ग्राफ प्लॉट करना VT, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए बच्चों, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हमारा बच्चों ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, और टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ए से बी में, और ये हो सकता है बच्चों ए से बी में टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो हमारा या तो फिर बच्चों फर्स्ट हो सकता है या फिर थर्ड हो सकता है। दूसरा प्रोसेस पढ़ते हैं बच्चों, बी से सी, तो बी से सी जब पढ़ेंगे तो बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमारा बच्चों T कांस्टेंट है, ठीक है। अगर T कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल टू बेटा nRT, ठीक है। B से C, तो बच्चों A से B, तो T कांस्टेंट है तो PV बराबर बच्चों कांस्टेंट, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V बच्चों। तो देखो यहां से अगर हम बात करें तो हमें वॉल्यूम चाहिए और टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर बच्चों कांस्टेंट है, तो यहाँ पर बी से सी में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो कहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है बी सी में, तो बच्चों थर्ड वाले में टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट नहीं। और बच्चों एक पार्ट देख लेते हैं, सी से ए, तो सी से ए की अगर हम बात करें तो सी से ए तक बच्चों प्रेशर कांस्टेंट है, तो पीवी इज इक्वल टू बेटा एनआरटी, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो वॉल्यूम बढ़ेगा बच्चों, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो बच्चों टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो बच्चों C से A, तो C से A में बच्चों यहां से देखें, C से A में बच्चों प्रेशर हमारा कांस्टेंट है और टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 बच्चों, तो 48 की 2 masses ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg कनेक्टेड टू द पुली, ठीक है। तो बच्चों यहां से अगर हम बात करें तो 100, और यहां से अगर हम बात करें तो बेटा 50, तो एक्सेलेरेशन क्या आएगा, नेट डिराइविंग फोर्स बाय टोटल मास ड्रिवन, ठीक है। तो नेट डिराइविंग फोर्स कितना बेटा 100 माइनस का 50 बाई बेटा 15, तो कितना रहेगा 50 बाई 15, तो ये आ जाएगा बेटा 10/3 और G/3। एक्सेलेरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक, तो बच्चों पहले B, एक्सेलेरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक की G/3, ठीक है। एक्सेलेरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक, एक्सेलेरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक, तो बच्चों G/3 और G/3 दोनों बच्चों P, क्यों, क्योंकि सिस्टम कनेक्टेड है, तो ये G/3 से नीचे आएगा बच्चों और ये G/3 से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो B का बच्चों P और C का भी P, तो 48 नंबर बच्चों, तो B का भी P और C का भी P, तो B का भी P और C का भी P, तो B का भी P और C का भी P, B का भी P और C का भी P, तो ये हो सकता है या तो फिर ये हो सकता है। अब A को देख लेते हैं बच्चों, तो टेंशन ऑन स्ट्रिंग, तो टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू
2m1 m2 g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 बेटा 15, ठीक है। तो 15 तो g के टर्म में लिखा रहने दो इसको, तो ये हो जाएगा बेटा इंटू जी, तो हो जाएगा 5 3 जा 15, और ये बच्चों दैट इज 20g/3, तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा 20g/3, तो थर्ड ऑप्शन बच्चों हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 49, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड f हैविंग रिजल्टेंट सेम f, द एंगल बिटवीन, तो बच्चों दो इक्वल वेक्टर है 2f cos θ/2 बराबर बच्चों f, तो f से f कैंसिल, तो बच्चों cos θ/2 बराबर 1/2, तो θ/2 बराबर कितना बेटा 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू बेटा 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों, व्हेन अ हॉर्स पुल अ वैगन द फोर्स कॉज हॉर्स मूव फॉरवर्ड, तो हॉर्स बच्चों क्या करता है, जमीन को ऐसे पीछे खींचता है, तो जमीन जो हॉर्स के ऊपर फोर्स लगाती है उसकी वजह से, द ग्राउंड एक्सर्ट ऑन इट, इट एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड, द वैगन एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड, इट एक्सर्ट ऑन द वैगन। तो बच्चों यहां से अगर हम बात करें तो जो फोर्स ग्राउंड एक्सर्ट करेगा उसके ऊपर, तो ये बच्चों तुम्हारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए मेरे ख्याल से, ठीक है। और बहुत ही आसान पेपर था बच्चों, देखिए जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए हो, सारे क्वेश्चन बढ़िया थे, आपके लेवल के थे, आपको सॉल्व करना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।